हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पिछले एक साल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि अक्सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन होते हैं हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं और इन क्वेश्चंस की डिटेल में भी कुछ अन्य डिटेल आपको मिलेगी, साथ ही साथ कुछ अन्य क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क भारत के किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनने जा रहा है, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये जंगल सफारी पार्क बनेगा, ये जो अरावली रेंज है ना, मुख्यतः आप देखेंगे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में आपको दिल्ली तक विस्तार देखने को मिलता है अरावली रेंज का। और जो हरियाणा में अरावली रेंज है, यहाँ पर ही दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाना है, आपको याद रखना है। और यह जो पार्क है गुरुग्राम और नूह जिले में लगभग 10,000 एकड़ में बनेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिलों के नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जंगल सफारी की यदि हम बात करें तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, आप किसी नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब घूमने जाते हैं तो एक खुली जिप्सी होती है, एक खुली गाड़ी होती है, उससे आप खुले में जानवरों को देख सकते हैं, जंगली जानवरों को देख सकते हैं। तो उसको ही हम सफारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात या फिर जो UAE है, आबू धाबी, यहाँ पर ही इसका आयोजन होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, ठीक है, यही विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आयोजन है प्रत्येक 4 वर्षों में अलग अलग देशों के हिस्से में किया जाता है। पहला इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1948 में USA में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया की जो सबसे अधिक दबाव और पर्यावरण विकास चुनौतियां हैं जहां पर, ठीक है, तो उनको निर्धारित करना, उनका समाधान करना और उन पर कार्यवाही विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आबू धाबी में इसका आयोजन होगा 2025 का, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 का जो लास्ट सम्मेलन हुआ था फ्रांस के मार्सिले में आयोजित हुआ था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। GS फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको GS फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है यह पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सुपर मार्केट वगैरह होंगे या फिर जो भी मार्केट होंगे वहाँ पर जो ये प्लास्टिक बैग है इनको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है और 1 जुलाई 2023 से इसको लागू कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बात याद रखना है कि 3 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसी अवसर पर इसके आसपास इसको बैन किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 राज्य हैं जहाँ पर इसी साल भारत में लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिले हैं। आप सुनते ही होंगे आजकल लिथियम आयन बैटरी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार वगैरह यूज़ होती हैं, इनमें लिथियम जो बैटरी यूज़ होती है उसमें लिथियम का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में फरवरी में भंडार देखने को मिले थे। इसके अलावा अप्रैल के आसपास आप राजस्थान राज्य में भी हमें लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिले थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों राज्य में हमें लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं और विशाल भंडार देखने को मिले हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा और यदि मान लीजिए राजस्थान ऑप्शन में, तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। यदि A और B या फिर दोनों यदि ऑप्शन राइट करने को बोल रहा है तो दोनों को भी आप टिक कर सकते हैं।
ठीक है, तो याद रखना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जिसको हम बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। इसके अनुसार लगभग 59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान है। हाल ही में राजस्थान में भी लिथियम के भंडार हमें देखने को मिले थे, आप जानते ही होंगे। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी किया हुआ है, लिथियम भंडार जो कि राजस्थान में मिले थे, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, इसके यूज़ आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गए, फ़ोन हो गए, उपकरण हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए जो ये डुडोंग है इसको हम समुद्री गाय भी बोलते हैं ना, समुद्री गाय भी बोलते हैं, और डुडोंग नाम है इसका। आपने यदि मैंने ज्योग्राफी का यदि लेक्चर देखा हो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वाला, तो इसमें मैंने आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में डुडोंग या फिर समुद्री गाय पाई जाती है, फिर इसका संरक्षण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यह एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है, इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है, आपको याद रखना है। तो याद रखना है मन्नार की खाड़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यहाँ पर डुडोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ भी आती रहती है कि एक चीता मर गया वहाँ पर, है ना। तो लगभग अभी तक 7 चीते मर चुके हैं जो कि कुनो पालनपुर मध्य प्रदेश में लाए गए थे, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत जो चीता अभ्यारण्य है ये कुनो पालनपुर को बनाया गया है, यहाँ पर चीते लाए गए थे अफ्रीका से। यदि हम कुनो पालनपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, और मध्य प्रदेश का जो श्योपुर और मुरैना जिला है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, है ना। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो ये चीता है जिसको हम एशियाटिक चीता बोलते हैं, ये टोटल समाप्त हो गए थे, तो इनको अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया था। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो जो अडानी जी की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, है ना, गौतम अडानी, तो इनकी ही कंपनी ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट चालू किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों ही एक साथ यहाँ पर कार्य करेंगे, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है, इसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, यह सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कार्य करने, वाटर पॉजिटिव संचालन करने, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको ये दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अडानी की ही कंपनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेक्को मेजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में मिली है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में एक छिपकली की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है गेक्को मेजोरमेंसिस। यहाँ पर इस प्रजाति के नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मिजोरम में हाल ही में नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है और राज्य का नाम भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो भारत के मिजोरम में फ्लाइंग गेको की नई प्रजाति खोजी गई है, इसे राज्य के नाम पर गेक्को मेजोरमेंसिस नाम दिया गया है। ठीक है, इस छिपकली को मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के टूविगन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखना है। देखिए हाल ही में कुछ समय में जो भारत में कुछ अन्य जीव जंतु खोजे गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, जैसे कि अमोलॉप्स सीजू, है ना, यह एक मेंढक की नई प्रजाति है कि जैसे कि मेघालय में खोजा गया है, आप इमेज में देख सकते हैं, है ना। एक है मोरे ईल, यह भी एक मछली की नई प्रजाति है जो कि तमिलनाडु के कुड्डालोर तट पर खोजा गया है ना। एक है ब्रेन वेवलर लिशु, यह भी एक पक्षी की प्रजाति है जिसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो ये चारों प्रजातियां जो नई खोजी गई हैं भारत में, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपको याद रखना है। बायो के अंतर्गत भी ये एक प्रकार से क्वेश्चन आ गया है ना, एनवायरनमेंट से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, करंट अफेयर से भी कनेक्ट हो गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको ध्यान से यहाँ पर नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बनेगा? ठीक है, ये डार्क नाइट स्काई रिजर्व क्या है कि रात में आप
जो हमारा पूरा आसमान में तारे वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं दूरबीन की सहायता से, ठीक है। तो लद्दाख में डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चूँकि भारत का पहला ये डार्क नाइट स्काई रिजर्व है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। देखिए, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा हानले लद्दाख में स्थापना की घोषणा की गई है। इसके तहत हानले में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीन स्थापित की जाएंगी, जिससे आप हमारे गैलेक्सी में स्थित तारों वगैरह को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। देखिए, हरित राज्य का मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इन पर इन्वेस्ट करेगी, मतलब जो कि जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हाइड्रोजन हो गई, है ना, जल विद्युत हो गई, तो इन पर ज़्यादा फोकस करेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके देखिए अलग अलग चरण घोषित किए गए हैं। तो पहले चरण में जो पेट्रोल डीजल वाहन है इनकी जगह इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं इनका प्रयोग किया जाएगा, है ना, ताकि प्रदूषण ना हो, क्योंकि आपको पता होगा जो पेट्रोल डीजल होते हैं ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और इनसे क्या होता है, प्रदूषण होता है, ये परंपरागत स्रोत हैं। इसके अलावा 2023-24 के दौरान प्रदेश में लगभग 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं भी इंस्टॉल की जाएंगी या फिर लगाई जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 तक का लक्ष्य लिया है हरित राज्य बनने के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब दूसरी बार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंबई को दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, मुंबई को स्वस्थ और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को बनाए रखने या फिर इनको लगाने या फिर इनका संरक्षण करने की प्रतिबद्धता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार है या फिर जो ये कार्यक्रम है RWD फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, आपको याद रखना है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो कि अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है। मतलब कि ऐसे शहर जो कि बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा वहाँ पर ग्रीनरी भी अच्छी है या फिर वो जो शहर है उस क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। यह जलवायु परिवर्तन मिशन को स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन से आशय क्या है, ठीक है, कि जो ये परंपरागत स्रोत हैं, है ना, विद्युत उत्पादन के, ऊर्जा उत्पादन के, जैसे कि आप देखते होंगे थर्मल पावर प्लांट में कोयले से या फिर जीवाश्म ईंधन से, है ना, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है जिससे प्रदूषण होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैसों से जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो इन सभी में कमी करेगा तमिलनाडु राज्य। इसके अलावा जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, तो इन पर ज़्यादा फोकस करेगा। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करेगा, ठीक है। तो ऐसा पहला राज्य बन गया है, आपको याद रखना है। और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक जो भी नवीकरणीय स्रोत हैं इसके माध्यम से राज्य की आधी बिजली पैदा करना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में स्थित है दासपुरा गांव, आपको याद रखना है। देखिए, जैव गांव से मतलब क्या है, जो प्रकृति आधारित जीवन शैली है इसको अपनाया जाएगा, ठीक है। जो रासायनिक फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं कृषि में यूज़, इनका प्रयोग कम से कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि प्रकृति पर निर्भरता ज़्यादा की जाए, ठीक है। और त्रिपुरा सरकार ने राज्य में कुल 100 ऐसे बायो गांव स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है, आपको याद रखना है, जिसमें से 10 बायो विलेज अब तक बनाए जा चुके हैं। इसमें पहला जो बायो विलेज है वो दासपुरा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है या फिर उद्देश्य है वो कृषि और संबंधित क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, है ना, इसका एक सतत उत्पादन और सौर जल पंप, बायो स्टोर, बायोगैस संयंत्र जैसी जो हरित प्रौद्योगिकी हैं इन क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इस मिशन का उद्देश्य है, आपको याद रखना है।
इसके अलावा एक और अन्य तथ्य है, आपको याद रखना है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, ये जो विचार या फिर मिशन है पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 से हुई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो ये मिशन है पीएम नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात के केवड़िया में पर्यावरण संबंधित अभियान मिशन लाइफ की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो ग्लासगो में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, जिसको COP26 भी हम बोलते हैं, तो इस दौरान लाइफ का जो ये लाइफ मिशन है इसका विचार उन्होंने पेश किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और लाइफ का मतलब क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, यही इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 53rd या फिर 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो देश भर में टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। टाइगर प्रोजेक्ट के जो जनक कहे जाते हैं कैलाश सांखला कहे जाते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, राजस्थान निवासी हैं। इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो चित्रकूट जिले के रानीपुर में ये स्थित है, लगभग 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो तराई हाथी रिजर्व है, ये भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बना है, तो याद रखना है यूपी का ही तराई हाथी रिजर्व जो है, एलिफेंट रिजर्व जो है, ये 33वां हाथी अभ्यारण्य बना है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये है क्या एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? तो जो तमिलनाडु सरकार है, इन्होंने हाथियों की जो मौत है, ठीक है, इसकी बेहतर जवाबदेही के लिए, ठीक है, इनका एक दस्तावेजीकरण जिसको हम बोलते हैं वो करने का सोचा है। तो आपको याद रखना है, जिसको नाम दिया गया है एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला भू विरासत स्थल मावमलुह गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। उत्तर पूर्वी राज्यों का एक राज्य है मेघालय राज्य, यहाँ पर ही आपको मावमलुह गुफा देखने को मिलती है। तो देखिए, जो मेघालय में ये गुफा मिली है, इसको अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक संघ द्वारा, ठीक है, दुनिया के जो पहले 100 ये जो स्थल हैं, ठीक है, उसमें से एक स्थल के रूप में इस गुफा को चुना गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जो ये गुफा है, इसको स्थानीय रूप से क्रेम मावमलुह कहा जाता है, जो कि मेघालय युग के लिए जानी जाती है, आपको याद रखना है। ये जो गुफा है 7.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसकी 4th लार्जेस्ट गुफा है, 4थी सबसे लंबी गुफा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो जितने भी गांव हैं, तो हर घर में जल सुविधा और खुले में शौच मुक्त इसको किया जाएगा। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। देखिए, एक्वा पार्क से संबंधित क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे को स्थापित करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी के तारिन-जीरो में भारत के पहले इस एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत की गई है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, जो त्रिशूर, नीलाम्बुर और वारंगल, तीनों को ही यहाँ पर शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के अंतर्गत। तो देखिए, जो इन 3 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि विश्व के जो टोटल 44 देश हैं, इनके 77 शहरों को शामिल किया है, जिसमें से भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। ठीक है, तो जो इन सिटीज़ को शामिल किया गया है,
तो ये आपस में समावेशन के द्वारा एक दूसरे से क्या करेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, मतलब इन शहरों में मान लीजिए कोई अच्छी स्कीम लागू है, कोई अच्छी व्यवस्था लागू है, तो ये एक दूसरी सिटीज़ से इन व्यवस्थाओं को साझा करेंगे ताकि वो सिटीज़ भी यदि उनको उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर लागू कर सकें। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो जैसे कि सिंगापुर में नाइट सफारी पार्क है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी तरह का एक लखनऊ में भी नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, आप जानते ही होंगे, यहाँ पर ही इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ का जो एक कुकरेल वन क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ही विश्व स्तरीय एक नाइट सफारी जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा ना। नाइट सफारी मतलब जैसे कि आप अभी मैंने बताया था कि नेशनल पार्क या फिर किसी अभ्यारण्य में घूमने जाते हैं तो एक जिप्सी में जाते हैं, खुली जिप्सी में जाते हैं, है ना, और जंगल के बीच में आप खुले में जीव जंतुओं को देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप नाइट में भी जंगलों में जा सकते हैं और जीव जंतुओं को देख सकते हैं। तो इसका तो यही होती है नाइट सफारी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है एक पर्वतीय राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ब्लू ड्यूक तितली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, तो सिक्किम राज्य की तितली घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी घोषणा पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, 5 जून को यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग, इनके द्वारा घोषित किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम की हम बात करें तो बासरोना दुर्गा इसका साइंटिफिक नाम है। अब देखिए चूंकि ये न्यूज़ में है तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू ड्यूक जो एक तितली है इसका साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह सिक्किम और जो पूर्वी हिमालय वाला रीजन है यहाँ पर देखने को मिलती है और यह एक संरक्षित प्रजाति है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और अन्य तथ्य है कि पश्चिम बंगाल में स्थित जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, ठीक है, इसको देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया कहाँ खोजा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा जिसका नाम पासिडोनिया है, इसको खोजा गया है। ठीक है, इसकी कुछ अन्य डिटेल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो शोधकर्ता हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो शार्क खाड़ी है यहाँ पर पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नामक एक समुद्री घास की नई प्रजाति का पता लगाया है जो कि लगभग 180 किलोमीटर दूर तक क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। ठीक है, इसे फाइबर बॉलवीड या फिर रिवन वीड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है, आपको याद रखना है। इस पौधे के इतने बड़े होने का कारण क्या है तो इसको भी आप समझ लीजिए, बायो की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पौधा है खुद में क्लोन करता है और आनुवंशिक रूप से क्या करता है, अपनी समान शाखाएं बनाता है, इस कारण से ये इतना बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पौधे के रूप में यह अपनी पहचान बना चुका है, तो याद रखना है इसके बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क जिसको हम बोलते हैं किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में जो जबलपुर जिला है यहाँ पे एक लम्हेटा गाँव है ना, नर्मदा घाटी में, तो इसको ही पहला भू पार्क जियो पार्क घोषित किया गया है भारत का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भू पार्क जियो पार्क होता क्या है और लम्हेटा गांव को ही क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो लम्हेटा गांव है जबलपुर जिले के अंतर्गत, यह एक भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। ठीक है, और यूनेस्को ने भी यहाँ पर जो लम्हेटा गांव है भू विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दी है। इसके अलावा जियो पार्क क्या है? तो जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र होता है जहां पर सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पार्क के स्थापित करने के बाद यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उनको भी आर्थिक रूप से यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, है ना, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जबलपुर है, नर्मदा नदी है, भेड़ाघाट के पास जो ये क्षेत्र है तो आप जानते ही होंगे, है ना, भेड़ाघाट में एक आपको यहाँ पर प्रसिद्ध धुआंधार वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, व्हाइट संगमरमर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। देखिए केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, तो इन्होंने कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जो कि व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की एक पहली
अंकोलाजी प्रयोगशाला है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। तो दोस्तों ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत में जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ये किस वर्ष आया था? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करता, कमेंट का तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों ये हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल में भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल डिस्कस की है, कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो सारे सिलेक्टेड और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। यहाँ से डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, है ना, तो हम कोशिश करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी लाएं, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिछले 1 साल 1.5 साल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।